अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है हमारा चैप्टर, साउंड वाला चैप्टर है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के लिए, आपके स्कूल के पेपर्स के लिए। तो इसको समझते हैं। हमारे पास बेसिकली करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड का क्या काम है, जिसकी मदद से हम दो साउंड के बीच में फ़र्क कर सकते हैं। ये किस काम में मदद करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड? दो साउंड्स के बीच में हम फ़र्क कर सकते हैं। यानी कि ये साउंड पतली है या मोटी है, ये साउंड की वेव फॉर्म कैसी है, ये साउंड ऊंची है या धीमी है, इन सब के बारे में फ़र्क किया जाता है। तो हम कह सकते हैं हेल्प किस में करेंगे जी? हेल्प इन डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड। अगर फ़र्क करना, डिफरेंशिएट मतलब फ़र्क करना, हेल्प इन मदद करते हैं डिफरेंशिएट फ़र्क करने में बिटवीन टू साउंड्स, दो साउंड्स के बीच में। समझ चुके हैं? दो साउंड्स के बीच में फ़र्क करने में मदद करते हैं। अब हमारे पास हमारे पास कितने तरह के वो हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड? हमारे पास तीन तरह के करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है। यानी कि पिच है, इसके बाद आपके पास एम्पलीट्यूड, लाउडनेस ऑफ साउंड है, फिर नेक्स्ट वन इज द क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्बर जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये करेक्टरिस्टिक है, हम उसे डिस्कस करते हैं। पिच ऑफ साउंड बहुत आसान। पिच किसे कहते हैं? सबसे पहले देखेंगे ये करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, जिसकी मदद से हम एक श्रिल और ग्रेव साउंड के बीच में फ़र्क कर सकते हैं। श्रिल मतलब पतली और ग्रेव। देखो, किसी की आवाज़ पतली होना मतलब उसकी पिच का ज़्यादा होना बताता है। क्या समझ हमें कुछ भी नहीं आई सर? तो आज पहले मैं बताता हूँ। पिच की मदद से हम फ़र्क कर सकते हैं दो ऐसे साउंड्स के बीच में, दो ऐसी आवाज़ों के बीच में फ़र्क कर सकते हैं। एक आवाज़ पतली और एक आवाज़ मोटी है। यानी पतली आवाज़ और मोटी आवाज़ में जो हम फ़र्क करते हैं ना, वो पिच का फ़र्क होता है। पतली आवाज़ और मोटी आवाज़ में फ़र्क किस बात का होता है? पिच का फ़र्क होता है कि जो पतली आवाज़ है उसकी पिच को कुछ और होती है, और जो मोटी आवाज़ है उसकी पिच को कोई और होती है। अब यहाँ पिच से मुराद वो क्रिकेट वाली पिच नहीं है, ठीक है जी। पिच का मतलब है कि गले का उतार चढ़ाव, यानी कि गले की वाइब्रेशन। अगर हम गले की बात करें, यानी जिससे साउंड निकलता है, वो सोर्स ऑफ साउंड होता है। यानी सोर्स ऑफ साउंड की वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है। सोर्स ऑफ साउंड की वाइब्रेशन यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाय अ साउंड वेव। पिच ऑफ साउंड, हम पिच क्या डिस्क्राइब करती है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बाय सोर्स ऑफ साउंड। कि सोर्स ऑफ साउंड है उसकी वाइब्रेशन कितनी हो रही है। अगर तेज तेज वाइब्रेशन होगी तो उसकी पिच बहुत ज़्यादा होगी। अगर आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेशन होगी उसकी पिच बहुत कम होगी। लेकिन वो बाद में हम बात करेंगे। लेकिन पिच हमें फ़र्क किस बात का बता देता है? पिच हमें फ़र्क बताता है कि एक आवाज़ पतली है या एक आवाज़ मोटी है। तो इट gives us differentiate between the grave sound and shrill sound. shrill कहते हैं पतली को, ग्रेव कहते हैं मोटी को। तो समझ गए मोटी को। अब यहाँ मोटी को, वो वाली मोटी नहीं है, ठीक है यहाँ पे। यानी कि अब मैं बताऊँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड ड्यू टू विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन, क्या वी कैन डिफरेंशिएट, भाई वी कैन आगे पीछे पीछे वो कहानी लिखो, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। वी कैन डिफरेंशिएट इनके बीच में, डिफरेंशिएट बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। श्रिल एंड ग्रेव साउंड, शुरू वाली बात लिखो, मैं नहीं लिख पाया क्योंकि बोर्ड मेरे पास कम पड़ जाएगा। श्रिल एंड ग्रेव साउंड के बीच में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पिच ऑफ साउंड। और ये बात भी लिखो कि पिच ऑफ साउंड डिस्क्राइब क्या करता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाय अ वोकल कॉर्ड बोला है आपके बुक में, लेकिन हम इस बात को ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाय अ सोर्स ऑफ साउंड। ये क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब, थोड़ा सा तरमीम करेंगे, जो भी सोर्स ऑफ साउंड क्या वाइब्रेट, उस नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हो रहे हैं। इट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाय सोर्स ऑफ साउंड। यानी सोर्स ऑफ साउंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाय सोर्स ऑफ साउंड। सोर्स ऑफ साउंड की कितनी वाइब्रेशंस होती है वो डिस्क्राइब करती है पिच। पिच क्या डिस्क्राइब करती है? सोर्स ऑफ साउंड की वाइब्रेशन डिस्क्राइब करती है। सोर्स ऑफ साउंड की वाइब्रेशन कितनी हो रही है। अगर वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, सुनो, अगर सोर्स ऑफ साउंड की हाई वाइब्रेशन होगी, ध्यान से, ये फैक्टर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ साथ साथ। फैक्टर्स क्या है पिच को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स, भाई फैक्टर्स में ऐसे ही बता दूंगा, पहले आप जिस चीज़ को समझे। फैक्टर्स क्या क्या है? मैं अगर कहूँ सोर्स ऑफ वाइब्रेशन, सोर्स ऑफ साउंड की वाइब्रेशन मतलब जैसे मेरा गला जो है सोर्स ऑफ साउंड है, गले के अंदर वोकल कॉर्ड होता है जिससे आवाज़ बनती है, वो सोर्स ऑफ साउंड है। अब मैं बोर्ड को मार रहा हूँ तो बोर्ड इज द सोर्स ऑफ साउंड।
आपके स्कूल में बेल है, घंटी है, उस घंटी को मार रहे हैं तो वो सोर्स ऑफ साउंड है। तो मैं कह सकता हूँ जिस चीज को आप मार रहे हो, टेबल है, टेबल को मारो तो सोर्स ऑफ साउंड है। तो हम कहेंगे अगर हाई वाइब्रेशन ऑफ साउंड होगी, हाई वाइब्रेशन ऑफ सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड की वाइब्रेशन ज्यादा हो, यानी कि हाई वाइब्रेशन हो। वाइब्रेशन समझते हो, टू एंड फ्रो, यानी कि जब वाइब्रेशन होती है तभी तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। जब किसी चीज को मारते हैं उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, उसी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो अगर हाई वाइब्रेशंस होंगी, हाई वाइब्रेशंस होंगी तो सोचो फ्रीक्वेंसी भी हाई हो। क्या हाई होगा? यानी कि हाई वाइब्रेशन तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी। सुनो, हाई वाइब्रेशन तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? अगर मैं कहता हूं वाइब्रेशंस हाई है, सोचो इस बात को, मैंने क्या कहा? वाइब्रेशंस हाई है, ऊपर की तरफ एरो, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या रहेगी? बोलो जी, फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन को ही तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हाँ सर, किस चीज की वाइब्रेशन की बात हो रही है? सोर्स ऑफ साउंड की। फ्रीक्वेंसी हाई होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी ज्यादा होगी, पिच भी ज्यादा होगी। तो इस बात से क्या सीखा? यानी कि फ्रीक्वेंसी पिच पे डिपेंड करती है। पिच ज्यादा होगी तो आवाज जो है वो श्रिल ज्यादा हो जाएगी। श्रिल मतलब पतली, श्रिल का मतलब पतली, ठीक है, पतली पतली आवाज होगी तो आवाज श्रिल होगी। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन कैसा है वो भी आप डिस्कस कर लें, वो मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन फैक्टर क्या है जो अफेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी को, या यानी पिच को अफेक्ट करता है? वाइब्रेशन है, मतलब वाइब्रेशन फैक्टर, जो वाइब्रेशन है वही अफेक्ट करती है पिच को। या आवाज की पतली होना किस पे अफेक्ट करता है? वाइब्रेशन। नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होंगे, पतली ज्यादा। जैसे औरतों की जो पिच है वो हाई होती है क्योंकि उनकी गले की नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होती है। समझ जाओ इस बात को। तो मैं कह सकता हूँ हाई वाइब्रेशन है तो श्रिल आवाज होगी। आवाज कैसी होगी? श्रिल होगी, क्योंकि गले की जो वाइब्रेशन वो तेज तेज होगी, जैसे औरतों में होती है, लड़कियों में होती है। तो गले की जो वाइब्रेशन है वो ज्यादा होगी तो आवाज उतनी ही श्रिल हो जाएगी। गले की वाइब्रेशन मतलब वोकल कॉर्ड कितना तेज तेज अप एंड डाउन मूव करता है। लेकिन नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होने से आवाज श्रिल होगी, मतलब पिच ज्यादा होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। समझो इस बात को, ऐसे ऐसे आ सकते हो। अब देखो, नंबर ऑफ हाई वाइब्रेशन से श्रिल है। हाई वाइब्रेशन बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ऑकवर्ड लगता है, थोड़ा इसको स्टाइलिश करके बोलना। अगर स्टाइलिश बोलना है तो हमें फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो श्रिल ज्यादा होगा, ऐसा बोलना होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो श्रिल ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो श्रिल ज्यादा होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच ज्यादा होगी, पिच ज्यादा है तो श्रिल ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी अगर रहे, सोचो जरा, अगर मैं कहूँ इस बात को बुला के, अब दूसरी बात भी लिखते हो, हाई वाइब्रेशन नहीं है बल्कि लो वाइब्रेशन से, लो वाइब्रेशन से मतलब वाइब्रेशन कम है, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी मेरे दोस्त? फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी सर? कम होगी। और पिच क्या होगी? बोलो जी, पिच होगी वो भी कम होगी। और श्रिलनेस है, श्रिल है, वो श्रिल है वो भी कम हो जाएगा, बल्कि ग्रेव होनी शुरू होगी। तो आवाज ग्रेव लिखेंगे, श्रिल की बजाय मोटी हो जाएगी। मोटी, कम श्रिल को ही ग्रेव बोला जाता है। अब लिख देते हैं जी इस बात को, अंग्रेजी बना के लिख देते हैं। अगर मैं कहूँ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी जो साउंड होता है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होता है, उस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड में हाई पिच होती है। हाँ सर, हाई पिच होती है एंड हाई पिच होती है। और लो फ्रीक्वेंसी साउंड की अगर बात करें, लो फ्रीक्वेंसी साउंड हो तो, अब लो फ्रीक्वेंसी साउंड का मतलब है वाइब्रेशन बहुत कम हो रही है। जैसे मर्दों का, लड़कों का जो लो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब उनकी गले की वाइब्रेशन, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है लो वाइब्रेशन। लो वाइब्रेशन होगी, लो वाइब्रेशन ऑफ साउंड है तो लो पिच होगी। अब लो पिच होने से मेरे दोस्त आवाज कैसी होगी? ग्रेव होगी। मेरे दोस्त हाई पिच होने से आवाज कैसी होगी? श्रिल होगी, यानी पतली होगी। व्हाट आर द फैक्टर्स? फैक्टर इज द पिच बेसिकली। अब फ्रीक्वेंसी भी है, मेन फैक्टर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन जो जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी हाई होती है उनकी पिच हाई होती है और वो श्रिल होता है। अब एक और फैक्टर भी है, वेवलेंथ, क्योंकि आपने पढ़ रखा है V इक्वल टू एफ लैम्डा। अब साउंड की स्पीड तो सेम होती है लेकिन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या है? इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू V बाई लैम्डा, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वहाँ वेवलेंथ कम होगी। तो मतलब क्या है, इसके बीच में एक बात मैं और ऐड कर सकता हूँ कि जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी हाई है, सोचो जरा,
जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसकी वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ क्या है, लो होगी। और देखो इस बात को हम एक और तरीके से, वेवलेंथ और इसके बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी हाई है उस साउंड की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ लो होगी, लेकिन आवाज कैसी होगी, आवाज होगी श्रिल, श्रिल होगी। यानी कि जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी आवाज श्रिल होगी, या यूं कह लें जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी आवाज श्रिल होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। जिस साउंड की वेवलेंथ कम होगी उसकी श्रिलनेस ज्यादा होगी। अब आ जाओ, वेवलेंथ कम होने का मतलब समझते हो, जैसे अगर मैं वेव बनाऊं, ये लो एक ये यहाँ ये वेवलेंथ है, एक दूसरी साउंड ये बना देता हूँ, देखो 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 देखो, यहाँ वेवलेंथ ये वेवलेंथ कम है। और देखो जब वेवलेंथ ज्यादा होती है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी ये है क्रिस्ट और ट्रफ, फिर क्रिस्ट और ट्रफ फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 वेव साइकिल, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 2 3 है, फ्रीक्वेंसी 3 है। तो भाई जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ उस वक्त थोड़ी सी है, फील लो जी इस चीज का। फ्रीक्वेंसी 3 है तो वेवलेंथ देखो छोटी सी है, फ्रीक्वेंसी 2 है तो वेवलेंथ काफी बड़ी है। तो यही मतलब है, इस बात को दोबारा सुनो, फ्रीक्वेंसी 3 थी तो वेवलेंथ बहुत छोटी सी थी, फ्रीक्वेंसी जब 2 थी तो वेवलेंथ काफी चौड़ी थी, बड़ी थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, और आवाज तो श्रिल होगी। हाँ सर फील आ गया इस चीज का। अगर दूसरी तरह मैं कहूँ, सोचो न जरा, फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी दोस्त, बोलो जी, वेवलेंथ क्या होगी, इस दफा वेवलेंथ ज्यादा होगी और आवाज जो है श्रिल के बजाय क्या हो जाएगी, कम श्रिल होगी। कम श्रिल बोलना अच्छा नहीं लगता, हम बोलेंगे ग्रेव होगी। दीज आर द फैक्टर्स बेसिकली विच अफेक्ट। तो इस चीज को आपने ध्यान से अच्छे से समझ लेना है, और समझ चुके होंगे अब तक। हाँ सर, अब देखिए मेन एंड वुमेन की बात करते हैं, डॉग और कैट की बात करते हैं। मेन और वुमेन में अगर देखें तो वुमेन की पिच हाई होती है, बिकॉज नंबर ऑफ वाइब्रेशन वुमेन के ज़्यादा होते हैं, वुमेन के गले के नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होंगी, उस वजह से उनकी पिच हाई होगी और आवाज़ श्रिल होगी। ये पूछते हैं वाई दी वॉइस ऑफ वुमेन इज श्रिल एज कम्पेयर टू द मैन, ऐसा सवाल होता है, तो ये जवाब देंगे। और दूसरी तरफ अगर मैन का सोचें तो लो फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि लो वाइब्रेशन है, और पिच भी लो होगी, आवाज़ गिरे होगी। ये बात आपने लिखते हैं। डॉग और कैट की बात करें तो कैट मियाओ करती है, डॉग भौ 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 इस तरह करता है, ठीक है, डॉग भौ भौ भौ। और कैट जो होती है मियाओ, तो कैट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसलिए आवाज़ पतली है, और पिच ज़्यादा है इसलिए आवाज़ पतली है। डॉग की पिच हाई होती है, पिच लो होती है, और उसकी आवाज़ ग्रेव हो जाएगी, समझ गए। तो अच्छा ऐसा कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ, द पिच ऑफ साउंड, ये एमसीक्यू है बुक का। द पिच ऑफ साउंड वेव डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, एम्पलीट्यूड पे, क्वालिटी पे, इंटेंसिटी पे, पिच पे करता है। ये पिच वाला ऑप्शन आपका ठीक है। बुक का एमसीक्यू नंबर 13 है जी, देख लो जाके, ठीक है। और कोई तो नहीं है, नहीं है। चलो ये डायग्राम भी बनानी है, ये भी बनाना है, और ये भी लिखना है, समझिए। अब मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन हम करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये नहीं है, ये बाद में आएगा। अब पिच हमने सीख लिया, नेक्स्ट बात करेंगे जी, पिच की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फैक्टर क्या है पिच का, फ्रीक्वेंसी, और दूसरे का अलग है, जो अलग है सो अलग है। हम भी अलग थे सर, अब हम एक हो गए। कौन एक हो गए, कैसे, देखो। अब मैं बात करूंगा लाउडनेस पे, भाई ये दूसरा फैक्टर है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड ड्यू टू विच वी कैन डिफरेंशिएट। भाई सब में यही लिखना है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, विद ड्यू टू विच वी हेल्प, हमें हेल्प करता है, विच हेल्प या विच ड्यू टू विच वी कैन डिफरेंशिएट, ये लिखें, वी कैन डिफरेंशिएट विद द हेल्प ऑफ दिस लाउडनेस। वी कैन डिफरेंशिएट, हम फर्क कर सकते हैं, किन किन का, बोलो जी, बोलो, डिफरेंशिएट बिटवीन लाउड, लाउड मतलब ऊंचा, ऊंची सी दीवार है, ऊंचा कैसे लिखते हैं, हाँ ऊंचा इस तरह। लाउड एंड फेंट, फेंट साउंड मतलब धीमा, धीमा कैसे लिखते, बस गुजारे धीमा, धीमी सी बात। लाउड एंड फेंट साउंड, हम फर्क कर सकते हैं एक लाउड ऊंचा और एक धीमा साउंड के बीच में। तो ये हमारे पास लाउडनेस है। अब इसके जो फैक्टर्स हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड बेसिकली डिपेंड करता है नंबर ऑफ साउंड वेव रिसीविंग पर यूनिट एयर, यानी नंबर ऑफ साउंड वेव रिसीविंग टू ईयर एयर
इन यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकंड में नंबर ऑफ साउंड वेव कितनी पहुंच रही है, या ये भी है फैक्टर इसका, यानी कि लाउडनेस जो है ना डिपेंड कर रही है, ये बात लिख सकते हैं, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्केल के। हाँ ये एक फार्मूला होता है लेकिन आपके लेवल में नहीं है, आपकी बुक में इस तरह दिया हुआ है, तो आप भी ऐसे सोचिए। एम्पलीट्यूड के स्केल, यानी एम्पलीट्यूड अगर 2 टाइम करे तो लाउडनेस 4 टाइम हो जाएगी, एम्पलीट्यूड अगर 3 टाइम करे लाउडनेस 9 गुना बढ़ जाएगी। यही मतलब, यानी कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। मतलब समझो ऐसा कि अगर मैं कहूँ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड है, अगर मैं कहूँ एक साउंड ऐसा ऐसा है, दूसरा साउंड काफी बड़े एम्पलीट्यूड का है, ये लो, मतलब ये ज्यादा लाउड है और ये कम लाउड है, समझ गए। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये मीन पोजीशन बताई थी मैंने, इससे लेते इधर तक डिस्टेंस एम्पलीट्यूड होता है, ए है, इधर से इधर तक एम्पलीट्यूड ए होगा और ये भी ए होगा। देखो इधर थोड़ा ए है, ए छोटा सा है, इधर बड़ा है, इसलिए एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। अब फैक्टर्स की बात करते हैं, ये फैक्टर ही तो थे लेकिन एक फैक्टर है, इसको भी यहाँ लिखो, ये भी फैक्टर में ही आता है वैसे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात किसके ऊपर, फैक्टर है VSD। VSD मतलब सर वाइब्रेशनल, अब ये मैं शार्ट ट्रिक एक बनाई है ताकि याद करें। एक होता है वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड, जो सोर्स ऑफ साउंड है उसका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड क्या है, मतलब जिस सोर्स से साउंड प्रोड्यूस होती है उसमें वाइब्रेशन होती है कि नहीं होती है, हाँ होती है सर। जिस सोर्स से साउंड निकलती है उसकी एक वाइब्रेशन होगी, हाँ उस सोर्स ऑफ साउंड की जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी उतनी ही हम कहेंगे साउंड लाउड होगा। तो पहला फैक्टर है जी मेरे दोस्त, पहला फैक्टर क्या है, वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड। क्या है, वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड ऑफ व्हाट, वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड। हाँ सोर्स ऑफ साउंड की वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख के छोड़ दे बस। लाउडनेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड के, यही बात लिख दो आगे। अगर वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड मतलब जिस सोर्स से साउंड निकल रही है उस सोर्स की कोई ना कोई वाइब्रेशन होती है, क्योंकि हमें पता है कि साउंड की वाइब्रेशन होगी तभी तो साउंड प्रोड्यूस होगा। जिस सोर्स से साउंड निकलती है उसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कितना है उस पर डिपेंड करेगी। तो वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो इतना ही हम कह सकते हैं साउंड क्या होगी, लाउडनेस ज़्यादा होगी। ये ज़्यादा तो ये ज़्यादा, ये कम तो ये कम। जैसे देखिए कम वाइब्रेशन, ज़्यादा वाइब्रेशन, कम वाइब्रेशन अगर ऊंचा में मारने लगो तो ये ज़्यादा होगी, तो आवाज़ भी ऊंची होगी, ये मतलब है। दूसरी बात करते हैं, V हो गया, वाइब्रेशन पे डिपेंड करते हैं। दूसरा फैक्टर सरफेस एरिया ऑफ सोर्स ऑफ साउंड। सरफेस एरिया किसका, सोर्स ऑफ साउंड। सोर्स ऑफ साउंड का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा आवाज भी उतनी ही ज्यादा ऊंची होगी। देखिए अब सोर्स ऑफ साउंड ये है, आवाज छोटी है, सोर्स ऑफ साउंड ये ज्यादा है, क्योंकि अब सोर्स जिधर से निकल रही है उसका सरफेस काफी चौड़ा है, बोर्ड काफी चौड़ा है, इसका सरफेस बहुत छोटा है। तो यही मतलब है सरफेस एरिया ऑफ सोर्स ऑफ साउंड ज्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्त, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। ये तो बड़ा आसान है सर। अच्छा नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड। तीसरा फैक्टर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड। तीसरा फैक्टर भी याद रखो जी, तीसरा फैक्टर है डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम कहाँ से फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड, मतलब सोर्स ऑफ साउंड से कितने दूरी पे हो, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम लाउडनेस होगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लाउडनेस यहाँ पे इनवर्सली होगी दोस्त, यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी लाउडनेस कम हो जाएगी। ये बात याद रखिए, ग्रेटर द डिस्टेंस लोअर विल बी द लाउडनेस, स्मॉलर द डिस्टेंस हायर विल बी द लाउडनेस। तीन फैक्टर। चौथा फैक्टर, इसको मैंने VSD करके याद रखा हुआ है, VSD CSD होता है ना, CSD यहाँ पे आर्मी का शॉपिंग सेंटर होता है, तो VSD से यहाँ CSD हो गया, CSD से VSD हो गया। V से वाइब्रेशनल, S से सरफेस एरिया, D से डिस्टेंस, और एक और भी है S सेंसिटिविटी। चौथा फैक्टर क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ एयर। सेंसिटिविटी ऑफ एयर मतलब यानी कि जो सुनने वाला है उसके कान कितना तेज है, सेंसिटिव है, मतलब वो कितना ज़्यादा आवाज़ को पकड़ लेता है, कितने तेज़ी से। तो सेंसिटिविटी ऑफ ईयर, भाई ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ईयर की सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी तो सोर्स ऑफ साउंड उतना ही लाउड होगा।
तो ये फैक्टर थे, ये फैक्टर थे। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, तो आ जाओ। द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव विच कैन डिस्टिंग्विश विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लाउडनेस। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो लाउडनेस से लिंक करती है? फ्रीक्वेंसी का कोई लिंक नहीं, इसका तो पिच के साथ होता है। वेव का भी लिंक पिच के साथ होता है, हमने कहा था वहां पे। स्पीड का भी लिंक नहीं, एम्पलीट्यूड का लिंक है। तो ये आपके एक्सरसाइज का एमसीक्यू 10वां एमसीक्यू था, जो हमने कहा था एम्पलीट्यूड की लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भी एक फैक्टर है, अगर करें तो कुल मिला के 5 फैक्टर हो जाएंगे इस तरह। द पिच ऑफ साउंड ये भी हो गया जी, डन डन डन। क्वालिटी, टू साउंड्स हैविंग सेम लाउडनेस एंड पिच। अच्छा, ये हम अगला वो आर्टिकल करेंगे क्वालिटी ऑफ साउंड, उसमें ये चीज़ आ जाएगी। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके बुक का। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स हैविंग सेम लाउडनेस। ऊंचे बराबर हैं, दो साउंड ऐसे हैं जो ऊंचे बराबर है। ये मैं बाद में करा दूं क्या? हाँ, बाद में करा दें। अभी करा दें सर? हाँ, अभी कराते हैं। देखिए, ऊंचे बराबर हैं। ऊंचे बराबर मतलब कि आवाज़ ऊंचे ज़्यादा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ, ये आवाज़ भी उतनी है, ये मैं बोल रहा हूँ, इतनी आवाज़ भी इतनी है। देखो, आवाज़ दोनों बराबर है, ऊंचे दोनों बराबर है। ये मैं बोल रहा हूँ इतना ही ऊंचा है, ये मैं बोल रहा हूँ इतना ही ऊंचा है, मतलब ऊंचे सेम है। लेकिन मेरी आवाज़ अलग होगी कि नहीं होगी? हाँ सर, होगी। क्यों होगी आवाज़ अलग? मैंने दूसरी दफ़ा जब आवाज़ पतली कर दी ना, उस वक्त मैंने पिच ज़्यादा कर दी थी, वाइब्रेशन गले की ज़्यादा हो गई थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? देखो, गले को थोड़ा जोर, समझ रहे हो? समझ रहे हो? गले को जोर पड़ रहा है क्योंकि वाइब्रेशन तेज़ हो रही है। गले की वाइब्रेशन तेज हो रही, तो आवाज़ पतली हो रही। मतलब पिच की वजह से हम फर्क कर सकते हैं। दो ऐसे आवाज़ हैं जो ऊंचे बराबर है, जैसे सुन रहे हो, सुन रहे हो, ऊंचे बराबर है, लेकिन एक पतला एक मोटा है। तो पतला मोटा किस वजह से होते हैं? यानी कि ये होते हैं हमारे पास पतला मोटे पिच की वजह से होते हैं। तो हम उनकी फ़र्क कर सकते हैं, अगर बेशक वो ऊंचे सेम है, लेकिन फिर भी फ़र्क हम पिच की वजह से कर सकते हैं, और क्वालिटी की वजह से भी कर सकते हैं, जो आगे आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी। कोकोमो, कोकोमो, बचपन में कोकोमो सबने खाया होगा। कोकोमो खाते होते? बीबी खाते थे। कोकोमो खाया, कोकोमो। चलो जी, कोकोमो सारे सारे कैसे हो जी? कोकोमो, आप लोग कोकोमो हो ना, कोकोमो वाले हैं के कोकोमो। अच्छा जी, अच्छा सर, अब ये पढ़ा दें हमें क्वालिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट फैक्टर है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटी। और क्वालिटी का एक और नाम भी होता है सर, टिम्बर, टिम्बर माफिया है, टिम्बर बायो, टिम्बर होता है। ठीक, क्वालिटी मतलब उस साउंड के, अब ये पूछते भी हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड इज आल्सो नोन एज व्हाट? टिम्बर। ये याद रखना है आपने। अब देखिए, नेक्स्ट फैक्टर जो है, अब ये एक नाम है, उससे और क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट फैक्टर है क्वालिटी ऑफ साउंड। इसमें हम फर्क, दो ऐसे साउंड के बीच में फर्क कर सकते हैं जो बज़ाहिर, यानी सुनने में, वो दोनों साउंड्स की पिच भी उतनी ही है और लाउडनेस भी उतनी ही है। पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, फिर भी हम फर्क कर सकते हैं। मतलब क्या? मान ले दो साउंड, पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, पिच भी साउंड है, लाउडनेस, मतलब पतले पतले भी बराबर हैं या मोटे मोटे बराबर भी हैं, और लेकिन फिर भी पता कर सकते हैं। जैसे मैं दो आवाज़ें निकालता हूँ, सोचो, इन दोनों आवाज़ों की पिच सेम है, ऊंचे भी सेम है। ऊंचा सेम होना मतलब लाउडनेस सेम होना, पतले एक तरह से होना मतलब पिच सेम होना। दोनों पतले पतले आवाज़ें निकालूंगा तो क्या मतलब होगा? पिच सेम होगी। और दोनों ऊंचे ऊंचे भी उतनी ही हो तो फिर भी लाउडनेस भी सेम होगी। दो पतली पतली आवाज़ें निकालूंगा, दो पतली आवाज़ें निकालूंगा तो उनकी पिच सेम है और उनकी ऊंचाई भी सेम है, मतलब ऊंचे भी उतनी है। तो इसका मतलब है उनकी पिच भी सेम रख रहा हूँ मैं और लाउडनेस भी सेम रख रहा हूँ मैं। आवाज़ को मैंने पतली भी उतनी ही की और उनको ऊंचा भी उतना ही रखा, तो इसका मतलब मैं उनकी ऊंचा उतना ही रखने का मतलब उनकी लाउडनेस सेम रखना, और पतला ही उतना रखने का मतलब उनकी पिच को उतना रखना। जैसे टी 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 टी, देखो ये पहला आवाज़ थी, टी डी टी डी टी, ये दूसरी आवाज़, टी डी टी दूसरी आवाज़, टी डी पहली आवाज़। ऊंची भी उतनी है और पतले भी, टी डी टी डी टी। फर्क क्या है? ऊंचे भी उतने हैं, पतले भी उतने हैं। पतले उतने हैं, पिच उतनी है, ऊंचे उतने हैं, लाउडनेस उतनी है, लेकिन फिर भी आवाज़ों में फ़र्क आ रहा है।
तो ये क्वालिटी ऑफ साउंड की वजह से आता है। क्वालिटी अलग की है मेरे साउंड की। जैसे दो गाने हैं, गानों का वॉल्यूम सेम रखा, मैं और तरह समझाता हूँ। दो गाने, उनका गानों को ऊंचा ऊंचा रख दिया, मतलब वॉल्यूम सेम रख दिया, 50-50 पे रख दिया वॉल्यूम, और फिर भी वो पतले भी उतने ही, तो फिर भी उनकी अलग अलग आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि गानों की जो धुन है वो अलग है। सर धुन की बात करेंगे, धुन। It is characteristic of sound due to which we can distinguish between those two sound। एक ऐसा characteristic of sound है जिनकी मदद से हम उन दो साउंड के बीच में फर्क कर सकते हैं, जिनकी पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है। We can differentiate, distinguish ना बोलो, we can differentiate between two sounds, having दो ऐसे साउंड के बीच में having same pitch and frequency, pitch and loudness, इनकी सेम पिच है और सेम लाउडनेस है, फिर भी फर्क कर सकते हैं। वो क्वालिटी के ऑफ साउंड की वजह से कर सकते हैं। दिस इज द क्वालिटी। जैसे फैक्टर क्या है? वेव फॉर्म। जैसे इनकी वेव फॉर्म अलग, इन दोनों के वेव फॉर्म अलग बनेंगे क्योंकि पिच उतनी है, पतले बराबर हैं, ऊंचे भी उतने ही है, तो इनकी क्या सेम है? पिच और लाउडनेस सेम है। लेकिन फर्क क्या है? वेव फॉर्म में फर्क है। वेव फॉर्म में फर्क मतलब एक की जो फॉर्म है, वेव बन रही है ना, ये है। दूसरा क्या है? दूसरा इस तरह का, ये इस तरह। देखो अब चेक करो, पिच उतनी कैसी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है इधर? एक है, क्योंकि देखो एक कंप्लीट, एक ये फ्रीक्वेंसी एक है। यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? एक है। तो फ्रीक्वेंसी जितनी होती है वही पिच तो होता है, पिच सेम होगी, ले लो, पिच सेम होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर है, इसलिए क्या होगी? पिच सेम होगी, ले लो जी। अब आ जाओ वेव फॉर्म, एम्पलीट्यूड देखो, जितना ये उतना ये भी है, तकरीबन है, चलो थोड़ा ऊपर, उतना एम्पलीट्यूड भी सेम। एम्पलीट्यूड तो ये होता है ना, या पीछे बताया था, एम्पलीट्यूड बराबर है, इसको A1 इसको A2 एम्पलीट्यूड है, तो A1 और A2 का एम्पलीट्यूड बराबर है कि नहीं? हाँ सर है। मतलब इनकी लाउडनेस भी सेम होगी, लेकिन वेव फॉर्म अलग है। ये ऐसे गिर रहा है, देखो ऐसे ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, ये ऊपर जाकर टी 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 इस तरह हो रहा है। क्या समझ गए? तो इसका फैक्टर क्या होता है? वेव फॉर्म। एग्जाम्पल दे दे सर, टी डी कर लें। हाँ एग्जाम्पल हम टी डी टी डी टी कर देंगे ना, पेपर में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम्पल ये है कि जैसे आपके पास एक फ्लूट है, एक पियानो है। फ्लूट किसे कहते हैं? बांसुरी इस तरह होता है, बाजे की तरह होता था, अभी आजकल कम ही होता है। तो बांसुरी और एक फ्लूट होता है। म्यूजिशियन जो जिनको म्यूजिक का शौक है उनको पता होता है। फ्लूट मतलब जो है, फ्लूट क्या होता है? बांसुरी होगी और फ्लूट को पियानो ले लो। हाँ, तो पियानो और बांसुरी में से देखो तो आप दोनों की पिच और सेम रखो, लेकिन फिर भी फर्क कर सकते हो ड्यू टू क्वालिटी ऑफ, क्योंकि उनकी वेव फॉर्म अलग होगी। ठीक, तो ये बांसुरी की टी ये आपका पियानो हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह इनको भी ले सकते हो जी, टी डी टी पियानो, टी डी बांसुरी। तो ये आप लिख लें, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ जाओ। 14 टू साउंड्स हैविंग सेम लाउडनेस एंड पिच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय लाउडनेस की वजह से करते हैं, पिच की वजह से नहीं करते हैं, क्वालिटी की वजह से करते हैं। ठीक, तो ये कुछ MCQs क्वेश्चन भी हो गए आपके बुक वाले, तो उम्मीद करता हूँ समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय जी, अल्लाह हाफिज़ सर।